आज के एक और वीडियो में देखते हैं। ठीक है, तो राजस्थान का वेलोर किस दुर्ग को कहा जाता है? राजस्थान का वेलोर भैंसरोडगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। भैंसरोडगढ़ दुर्ग की बात करें तो ये कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ में भैंसरोडगढ़ दुर्ग। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण बैसा साहब व रोडाचारण ने करवाया था। ठीक है, यह जल दुर्ग की श्रेणी का दुर्ग है। ठीक है, ये चंबल तथा बामनी नदियों के संगम पर यह बना हुआ है। व्यापारिक काफिलों के सुरक्षा हेतु बनाया गया दुर्ग है। ये इसके बारे में किसने कहा था? भैंसरोड दुर्ग को व्यापारिक काफिलों की सुरक्षा हेतु बनाया गया है। ये किसने कहा था? कर्नल जेम्स टॉड ने कहा था। ठीक है, एक बार फिर से देखो, राजस्थान का वेलोर किस दुर्ग को कहा जाता है? तो राजस्थान का वेलोर भैंसरोडगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। ठीक है, अगर ये बात करें भैंसरोडगढ़ दुर्ग कहाँ पे है, तो वह है चित्तौड़गढ़ में। इसका निर्माण किसने कराया? तो भैंसा शाह है और रोडाचारण ने। ठीक है, इसी के कारण इनके दोनों के नाम पर इसका भैंसरोडगढ़ दुर्ग नाम पड़ा। यह दुर्ग जलदुर्ग श्रेणी का है। ठीक है, चंबल होता बामनी नदियों के संगम पर बना है। व्यापारिक काफिलों की सुरक्षा हेतु इसका उपयोग किया जाता है। यह कर्नल जेम्स टॉड ने कहा है। ठीक है, चारों तरफ से जल से घिरा हुआ दुर्ग कौन सा होता है? ठीक है, तो जलीय दुर्ग होता है। तो इसके उदाहरण कौन कौन से? तो गागरोन का दुर्ग। ठीक है, जो कि कालीसिंध नदी के नदी के से ब्राह्मणी नदी के संगम पर बना हुआ है। ठीक है, भैंसरोड आहू होता था कालीसिंध के संगम पर बना हुआ है। ठीक है, भैंसरोड दुर्ग की बात करें तो वह है चंबल और बामनी के संगम पर बना हुआ है तथा शेरगढ़ कोशवर्धन दुर्ग परवन नदी के किनारे बना हुआ है। ठीक है, अब देखो, पारिक दुर्ग की क्या विशेषता होती है? पारिक दुर्ग जिसके चारों ओर गहरी खाई होती है, पारिक दुर्ग कहलाता है। ठीक है, पारिक दुर्ग की बात करें तो भरतपुर का किला और लोहागढ़ का दुर्ग जो कि भरतपुर में, ये दोनों के दोनों पारिक दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। ठीक, किस दुर्ग को अबुल फजल ने बख्तरबंद दुर्ग कहा है? किस दुर्ग को अबुल फजल ने बख्तरबंद दुर्ग कहा है? यानी कि चारों तरफ से बंद बताया गया है। ठीक है, यानी दीवारों से ढका हुआ। ठीक, रणथंभौर को कहा है। तो जागिरी किलों का सिरमौर किस किले को कहा जाता है? तो कुचामण किले को कहा जाता है जागिरी किलों का सिरमौर। ठीक, कुचामण का किला जो कि नागौर में, इसका निर्माण जालिम सिंह ने करवाया था। ठीक, जयपुर स्थित हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? जयपुर स्थित हवा महल का निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था और इसका निर्माण 1799 ईस्वी में करवाया गया। कुल मंजिलें 5 मंजिलें, इसमें कुल खिड़कियां 953 खिड़कियां। वास्तुकार कौन था इसका? उस्ताद लालचंद्र। ठीक है, जयपुर स्थित हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? एक बार फिर से देख ले, सवाई प्रताप सिंह ने। निर्माण इसका 1799 ईस्वी में हुआ था। कुल मंजिलें इसमें 5 मंजिलें, कुल खिड़कियां 953 है। वास्तुकार की बात करें तो उस्ताद लालचंद्र है। ठीक है, मेवाड़ का प्रवेश द्वार किस दुर्ग को कहा जाता है? मेवाड़ का प्रवेश द्वार किस दुर्ग को कहा जाता है? मांडलगढ़ दुर्ग जो कि भीलवाड़ा में है। ठीक है, मांडलगढ़ दुर्ग भीलवाड़ा में है। ठीक है, इसका निर्माण की बात करें तो चांदना गुजर ने इसका निर्माण करवाया था। गिरी श्रेणी का दुर्ग यानी पहाड़ी पर स्थित दुर्ग है ये। बनास, बेड़च और मैनाल नदियों के त्रिवेणी संगम पर यह बना हुआ है। आकृति इसकी कटोरी नुमा, यानी मांडलगढ़ दुर्ग की आकृति कटोरी नुमा है। ठीक, कटोरी की जैसी है। हुड़ला सम्मेलन का उद्देश्य बता सकते हैं? तो हुड़ला सम्मेलन का उद्देश्य था मराठों के हस्तक्षेप को रोकना। यानी मराठा जो कि राजस्थान में बार बार में राजनीति में हस्तक्षेप कर रहे थे, उसको रोकना इसका उद्देश्य था। जयपुर शासक सवाई जय सिंह के प्रयासों से 17 जुलाई 1734 को राजपूत राजाओं द्वारा हुड़ला सम्मेलन बुलाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप बना हुआ है, वह कौन सा है? तो वह है माजुली द्वीप जो कि असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है। ठीक है, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदियों के संगम पर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बना हुआ है जो कि कौन सा है? सुंदरवन डेल्टा जो कि पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में फैला हुआ है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ बढ़ता है? भारत का सबसे बड़ा पशु मेला की अगर बात करें तो सोनपुर बिहार में बढ़ता है और सोन नदी के किनारे बढ़ता है। तो या तो आपको याद रह सकता है कि सोनपुर बिहार में, सोन नदी के किनारे, क्योंकि सोन नदी के किनारे बसा हुआ शहर ही है सोनपुर। ठीक, पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? पश्चिम बंगाल के शोक की बात करें तो दामोदर नदी को कहा जाता है। और भारत की अगर प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना की अगर बात करें तो दामोदर नदी घाटी परियोजना भारत की प्रथम बहुउद्देशीय, यानी बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति होती है इससे। ठीक है, तो वह है दामोदर नदी घाटी परियोजना। लोकटक परियोजना किस नदी पर है? तो मणिपुर नदी पर है लोकटक परियोजना जो कि मणिपुर को ही लाभान्वित करती है, यानी लाभ मणिपुर को ही मिलता है इससे। दुलहस्ती परियोजना की अगर बात करें किस नदी पर है? तो चेनाब नदी पर है और इससे लाभ मिलता है जम्मू कश्मीर को जो कि वर्तमान में एक केंद्र शासित प्रदेश है। आगे बात करें, तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है जिससे लाभान्वित है जम्मू कश्मीर। पार्वती जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? तो पार्वती नदी पर है जो जिससे लाभान्वित या लाभ मिलता है हिमाचल प्रदेश को। इड्डूगी परियोजना किस नदी पर है? तो पेरियार नदी पर इड्डूगी परियोजना जो कि केरल की एक बहुउद्देशीय परियोजना है। ठीक है, श्रीशैलम परियोजना किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी पर है। श्रीशैलम परियोजना आंध्र प्रदेश की मुख्य परियोजना है। ठीक है, वन्य जीव प्राणी अधिनियम कब बना? तो वन्य जीव प्राणी अधिनियम 1972 में बना। भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई? तो 1973 में हुई। ठीक है, हाथी परियोजना की शुरुआत कब से हुई? तो 1992 से हुई। भारत की सबसे छोटी बाघ परियोजना कौन सी है? तो रणथंभौर है, राजस्थान में। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी बाघ परियोजना की बात करें तो नागार्जुन सागर श्रीशैलम है, आंध्र प्रदेश में। भारत की पहली बाघ परियोजना की बात करें तो वह है जिम कॉर्बेट परियोजना है जो कि 1 अप्रैल 1973 को घोषित की गई, उत्तराखंड में है।